नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिश स्कूल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 6 न्यायपालिका। यह वीडियो का पार्ट 3 है और पार्ट 1 और 2 वीडियो आ चुकी है, जाकर जरूर देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको और वीडियो भी साथ में मिल जाएगी, तो जाकर वो वीडियो जरूर देख लें। आज हम पढ़ेंगे अपीली क्षेत्राधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार, न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका और अधिकार। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सही समय पर आपके पास आती रहे और वीडियो पहुंचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। अपीली क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय अपील का सबसे उच्चतम न्यायालय है। अगर आपके क्वेश्चन में आएंगे कि सबसे उच्चतम न्यायालय अपील का कौन सा न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय। तो कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के फैसले को, अगर आपको लगती है, किसी व्यक्ति को लगता है कि हाई कोर्ट ने उसके साथ उतना बढ़िया से न्याय नहीं किया जितना होना चाहिए और उनको कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो वो सीधे उच्च न्यायालय से सीधे कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा उसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है। यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा ना दे, अगर उच्च न्यायालय या प्रमाण पत्र ना दे, तो भी वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि उस मुकदमे की अपील को विचार के लिए स्वीकार करे। तो दोस्तों यहाँ नोट है, अपीली क्षेत्राधिकार किसे कहेंगे, यह क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आते हैं। तो अपीली क्षेत्राधिकार का क्या अर्थ है, तो देखिए नोट में, अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे को क्या करेगा, पूर्ण विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दे की दोबारा जांच करेगा, शुरू से उनका जांच करेगा फिर से। यदि उसे लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालत ने, यानी जो निचली अदालत उच्च न्यायालय या उससे नीचे की अदालत ने जो समझा है उसका अर्थ वो अर्थ नहीं है कानून या संविधान का, तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है, डायरेक्ट उनको बदल सकता है। और उच्च न्यायालय को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार है, यानी हाई कोर्ट को भी उसके नीचे का जिला क्षेत्र वाले अदालत पर यही अधिकार है। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार क्या है? सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार यानी सलाह देना। तो इसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। यानी भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय का किस लिए भेज सकता है, तो परामर्श के लिए भेज सकता है। लेकिन ना तो राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को बाध्य है, यानी और ना न्यायालय देने को, यानी न परामर्श के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है लोकहित और संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी भी विषय को, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। वो सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय अगर सलाह दिया तो राष्ट्रपति उसके सलाह को मान सकता है या नहीं भी मान सकता है, ये उनके मन पर है, कोई जबरदस्ती नहीं है दोनों में। अनुच्छेद 133। तो उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति है। और वहीं अनुच्छेद 144 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक पदाधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। दोस्तों जब राज्य है, जैसे बिहार राज्य है, तो उसमें कौन सा कोर्ट होंगे, तो उसमें सबसे उच्च कोर्ट कौन होंगे, हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी किनके अंतर्गत काम करेंगे, तो उच्चतम न्यायालय का, हाई कोर्ट के अंतर्गत काम करेंगे, ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है, यानी खुद का निर्णय अगर कोई दिए हैं तो उनको फिर से, या कोई आदेश दिए तो उनको फिर से पुनर्विलोकन, यानी फिर से उनको मतलब जांच परख कर फिर से उनको नया आदेश जारी करने की शक्ति है। जनहित याचिका क्या है,
न्यायिक सक्रियता में जनहित याचिका क्या है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आते हैं, जरूर याद कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो 1979 में न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों लोगों ने दाखिल किया था। हम बराबर जाते हैं, अगर हमारे साथ कुछ हुआ तो हम जाते हैं, कोई ज़मीन में हथिया दिया, कोई हमको मार दिया तो हम जाएंगे न्यायालय अपने आप अपना मुद्दा को लेकर। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पीड़ित हम हैं, लेकिन लेके कौन गया मुकदमा? दूसरों ने दाखिल किया। दूसरों ने क्या किया? दाखिल किया न्यायालय में जाके मुकदमा। तो 1979 यानी 1979 में न्यायालय ने ऐसे मुकदमे को देखा और अतः इसे अन्य ऐसे ही मुकदमे को जनहित याचिका या इसे ही जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है। स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकार की रक्षा, गरीबों का जीवन बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा, लोकहित से जुड़े मुद्दे और न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग की इन मुद्दों पर। तो गरीबों के जीवन को यानी सामाजिक पहलू को भी न्यायालय में ले जाया गया। पर्यावरण, जैसे हवा दूषित है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, तो पर्यावरण पर भी लेकर चला गया मुद्दे को। तो ऐसे मुकदमों पर न्यायालय क्या क्या देखना शुरू किया ऐसे मुकदमों को, और इसे जनहित याचिका कहते हैं, जो जन के हित के लिए हो। क्या है? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अगर जाएंगे तो ये जन के हित के लिए ना है। तो किसी के द्वारा मुकदमे करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों, डाक से प्राप्त शिकायतों का आधार बनाकर उन पर विचार करना और जनहित याचिकाओं के माध्यम से अपना दायरा बढ़ा लिया। यानी आज का न्यायालय सिर्फ पारंपरिक न्यायालय नहीं है। ठीक है। यह न्यायालय अखबार के में जो छपी होती है खबर, अखबार का छापा मारा, वहाँ करोड़ों रुपया निकला, या कुछ भी मुद्दे हैं जैसे समाज में कहूँ बढ़िया से काम नहीं हो रहा है, कोई अफसर घूसखोरी है, घूस खा रहा है, तो उसको भी खबर अगर छाप दिया अखबार में, तो उसे अगर न्यायालय पढ़ा तो न्यायालय उस पर क्या करती है? आजकल कार्रवाई करने लगती है तुरंत भर में। तो अपना दायरा क्या किया? न्यायालय ने बढ़ा लिया है। चलिए आगे चलते हैं। न्यायपालिका और अधिकार। तो संविधान ऐसे दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय क्या करे? अधिकारों की रक्षा कर सके। ऐसे दो विधि कौन से हैं? तो पहला विधि है क्या? या अनेक रीट, यानी या रीट के माध्यम से बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित करता है या कर सकता है। अनुच्छेद 32 में। तो उच्च न्यायालय को भी ऐसी रीट जारी करने की शक्ति है, यह अनुच्छेद 226 कहता है। सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। यानी कोई कानून अगर खराब है, बढ़िया नहीं है, अगर उसमें कुछ खामियां हैं, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है, उसे लागू होने से रोक सकता है। अनुच्छेद 13 उनको ये शक्ति देती है। ये दोनों प्रावधान, पहला एक मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, पहला प्रावधान मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो दूसरा क्या करता है? संविधान की व्याख्या करता है। ठीक है। और यह दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करता है। संविधान और न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या करता है। यहाँ एक क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन किसे कहते हैं? तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या मतलब है? यहाँ पर भी क्वेश्चन आया है। तो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की, कोई भी कानून हो, उसे संवैधानिक जांच कर सकता है, और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो, ठीक है, संविधान के जो भी प्रावधान है, संविधान में जो भी बातें कही गई उनके विपरीत है, उनके उल्टा है, उनके अनुरूप नहीं है, तो उन्हें न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्या है? संभवतः यही है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति।